नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का, और ये हमारा लोकतंत्र हम लोग कर रहे थे, और इसी लोकतंत्र का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम छोड़ दिए थे, एक सरल परिभाषा तक छोड़ दिए थे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो लोकतंत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र के कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था। लोकतंत्र का जो प्रकार था उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भी हमने दिया था आपको, और इसका उदाहरण आपको नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड में मिलता है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो अधिकतर देशों में आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं एक सरल परिभाषा से। एक सरल परिभाषा यहाँ पे आप लोग देखेंगे। एक सरल परिभाषा में आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो हर शब्दों का जो अर्थ है, जो आशय है, इसको ज़रूर समझिए, क्योंकि शब्द से ही आपके विश्लेषण या आंसर को लिखने का समझ बनता है। इसलिए शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी का कुछ शब्द आपके पास होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो रीढ़ होता है, जिस तरीके से हम लोग अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि को मानते हैं, उसी तरीके से लोकतंत्र में एक रीढ़ होता है, और रीढ़ वो लोग होता है, जनता होता है। वहाँ के जनता होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, और उन्हीं लोगों को वो सब अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि लोगों को अधिकार प्राप्त होता है अपना सरकार अपने तरीके से चुनने का। यानी कि अपने मनपसंद जो सरकार जो चाहेगा, यानी कि जनता जब चाहेगी, यानी कि जनता को ही अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार, जो अधिकार की बात है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। अधिकार जनता को प्राप्त है राजा को चुनने का। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि उस शासन व्यवस्था में जो लोग होंगे, जो जनता होगा, उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर जनता सरकार चुनती है और सरकार चुनने का अधिकार अगर रखती है, तो वहाँ शासन जो है, यानी कि जो सत्ता पे बैठने वाला जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या बनाते हैं, उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, और वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं, जो जनता होता है, उसकी शक्तियाँ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे बहुत ऐसे जगह पे हम लोग बात करेंगे। जैसे मानते हैं कि हम लोग अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स जो है, या मानव का जो अधिकार है, ये बहुत ही ज़्यादा है। और यही वजह होता है कि वहाँ सरकार की जो शक्ति होता है वहाँ के जनता के सामने कम हो जाता है। लेकिन भारत में ऐसी नहीं है। हमारा भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, और अगर हम लोग बात करें अमेरिका का, तो वह भी एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे, सब पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वही अधिकार की बात हो रही, इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे में आप देखते होंगे, क्योंकि हमारा भारत प्रारंभ से ही बहुत ऐसे जगहों पे आपको लोकतंत्र का कहीं न कहीं आभास दिख जाता है। हमारे भारत का जो प्रारंभ है, भारत की राजनीति में अगर देखेंगे तो लोकतंत्र का भान वहाँ पे दिखाई देता है। कहता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है, लोग करते हैं। ये लोकतंत्र में ही संभव है। ये लोकतंत्र में ही संभव है कि लोकतंत्र में जनता जिसे चाहती है उसे अपना राजा बनाती है, वो अधिकार स्वयं जनता अपने पास रखती है। यही कहता है कि लोकतंत्र शासन का
और यही वजह है कि लोकतंत्र का जो अर्थ होता है यानी कि लोगों का शासन होता है, लोगों का शासन होता है, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। और इस लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया, और अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है लोकतंत्र को लेकर के, यह विश्व प्रसिद्ध हो गया। और उनकी ख्याति लोकतंत्र के परिभाषा के ही वजह से मिल जाती है। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा काम किया, लेकिन लोकतंत्र जब भी पढ़ाया जाता है या जब भी हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे तो अब्राहम लिंकन के बारे में ज़रूर पढ़ा करते थे। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है, चलिए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है कि यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये भी समझेंगे कि लोकतांत्रिक किसे कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक किसे कहते हैं। इस चीज़ को हम आगे बताते हैं। और कहता है कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। देखिए, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। और जहाँ पे मोटा मोटी इस चीज़ को समझिए कि जहाँ पे चुनाव में हिस्सेदारी या अधिकार अगर जनता को प्राप्त नहीं होती है तो वैसी सरकार को गैर लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। जैसे म्यांमार में एक आंदोलन चल रहा है, वहाँ की जो नेता है वो लोकतंत्र की तरफ झुक रही है। उनका मानना है कि यहाँ पे लोकतंत्र को क्या करना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए, और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। यहाँ भी कह रहा है कि अगर जनता के अधिकार को वंचित रख दिया जाए और उनको शासन में किसी निर्णय में अगर उनको शामिल ना किया जाए तो वहाँ की सरकार निरंकुश हो जाती है। और जहाँ की सरकार निरंकुश होती है वह सरकार कभी भी लोकतांत्रिक नहीं होता, और उसी सरकार को गैर लोकतांत्रिक बोला जाता है। और वहाँ पे उसकी शक्ति जो होता है सर्वमान्य होता है, यानी कि वहाँ जो राजा बनता है, जो सत्ता को धारण करता है, वही उसका मालिक होता है, वो जो चाहे कर सकता है। यानी कि जनता की शक्तियाँ वहाँ पे कम हो जाती हैं और राजा की शक्तियाँ सर्वोपरि हो जाती हैं। और ये सब चीज़ें आपको दिखेगा जैसे सैनिकों का जो चुनाव होता है, जैसे म्यांमार में ये आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखेंगे आप तो नेपाल एक राजतंत्र है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं। अपवाद स्वरूप अगर बात करें तो आप नेपाल जब जाएंगे तो वहाँ पे राजा का कॉन्सेप्ट था, और राजा मतलब समझिए कि वंशानुगत होते थे। लेकिन वहाँ भी लोकतंत्र की हवा चलने लगी और लोकतंत्र की तरफ वो भी शासन व्यवस्था झुकने लगी। यही कह रहा है। और कहता है यहाँ पे कि पिनोशे यानी कि पिनोशे चिले जो हैं, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, यही बात राजशाहियों पर भी लागू होता है। क्या? जैसे मानते हैं कि आप अगर देखेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, आप अगर चाहें तो मुग़ल सम्राट को पढ़ेंगे, या बहुत ऐसे यहाँ पे साम्राज्य रहा है जहाँ के राजा का चुनाव कैसे होता था। राजा का चुनाव वंशानुगत हो जाता था। एक राजा जैसे ही मर जाए या उसकी हत्या हो जाए तो उसके बाद उसके जो पुत्र होते वही उस गद्दी को धारण करते थे। तो वहाँ पे जनता की कोई भागीदारी नहीं होती थी, जनता उसमें कोई भाग नहीं लेता था, जनता का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होता था। और यही वजह होता था कि वहाँ के राजा जो होते थे वो निरंकुश हो जाते थे, तानाशाही हो जाते थे। बाद में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में अधिकतर समझिए कि ब्रिटिशों का ही हुकूमत था, ब्रिटिश का ही ये लोग गुलाम थे। और जैसे जैसे देश आज़ाद होने लगा बहुत सारे कंट्री अपने तरीके से उस मॉडल को अपनाए। जैसे हमारा भारत ने एक लोकतांत्रिक जो कॉन्सेप्ट था इसको अपनाया। हालांकि अगर बात करें तो पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक ही कंट्री है
और आपके पड़ोसी जो कंट्री है चाइना, वो भी आपका लोकतांत्रिक ही कंट्री है, लेकिन लोकतंत्र का अलग अलग वहाँ पे परिभाषा देखने को मिलता है। जिस उद्देश्य को भारत लोकतंत्र को प्राप्त करता है, वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं आपके पाकिस्तान में और चाइना में नहीं दिख पाता। और जिस लोकतंत्र की अगर बात हम लोग अमेरिका में करेंगे, ब्रिटेन में करेंगे, हम लोग सब आगे पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। पहले हम लोग बारी बारी से इसको हम लोग समझते हैं। तो सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। ठीक है, जैसे हम लोग भारत में बात करेंगे तो बहुत ऐसे यहाँ पे पूंजीपति हैं। तो पूंजीपति, जैसे हम लोग भारत में समाजवाद को अपनाया, समाजवाद को इसलिए अपनाया क्योंकि हमने एक मॉडल को अपनाई थी लोकतंत्र, और लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे वो आर्थिक में हो, चाहे सामाजिक में हो, या चाहे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है उस पे हो। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी बहुत ऐसे कारपोरेट जगत के जो लोग हैं क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को अपने ही घर में सीमित कर लेते हैं। बेटा के बाद बेटा के बाद बेटा के बाद क्या करता है, उस गद्दी को धारण करते रहता है, उसमें बाकी लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। चुनाव के समय में या उसके सीईओ बनने में कोई निर्णय नहीं होता है आम जनता का। इसी तरीके से एक मॉडल हो जाता है हर देश में, हर देश का अपना अपना एक मॉडल होता है, जिसमें उसी के राज परिवार यानी कि घर परिवार के लोग ही एक राजा चुन लेते हैं, जिसमें आम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यही चीज़ें बताने का कोशिश किया गया है कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही, जैसे मानते हैं किसी कारपोरेट जगत के अगर आप बच्चे हो जाते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही वो सारा अधिकार क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, उसके साथ जुड़ जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। ठीक है, यहाँ पे भी समझा रहा है, कहता है कि लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है, ये भी बात सही है। और कहा जा रहा है कि इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। लेकिन जो हम लोगों ने म्यांमार में पढ़ा, सऊदी अरबिया में पढ़ा, या बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे निरंकुशता सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकार जो राजा चुनने का है वो वहाँ के जनता को प्राप्त ही नहीं हो पाता। और जब जनता को अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता अपना राजा स्वयं चुनने का, तो वो जो शासन होता है उसमें निरंकुशता, उसमें तानाशाही सबसे ज़्यादा होता है। और यही वजह होता है कि उस क्षेत्र में जिस शासन व्यवस्था में लोग जीते हैं उनकी शक्तियाँ उस राजा से बहुत ही कम होती है। यानी कि राजा जब चाहे उस पर दबाव डाल सकता है, उस पर जुल्म ढा सकता है, क्योंकि उसका अधिकार राजा चुनने का है नहीं। और जहाँ पे राजा चुनने का अधिकार होता है वहाँ पे लोगों की शक्तियाँ सर्वोपरि होती है, उनकी स्वतंत्रता, समानता, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबसे ज़्यादा हावी होता है लोगों के साथ। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, कहता है जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। जैसे आप देखेंगे भारत का पड़ोसी कंट्री है आपका चाइना, और चीन भी अपने आप को लोकतांत्रिक कंट्री कहता है। आपका पड़ोसी कंट्री है वो है पाकिस्तान, वो भी अपने आप को बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र होने का दावा करती है। लेकिन क्या भारत से अगर तुलना करें उस लोकतंत्र की, चाइना के लोकतंत्र की, तो क्या लगता है उस लोकतंत्र की परिभाषा में आपको अंतर नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल अंतर दिखाई देता है। तो यही सब चीज़ें हैं। आगे देखिए, इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फ़र्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अब देखिए, लोकतंत्र में
ये ज़रूरी होता है कि इसका विशेषता क्या क्या है। लोकतंत्र का विशेषता से ही पता चलेगा। जैसे मानते हैं कि जिस मॉडल को हमारा भारत ने अपनाया और इसी मॉडल को दुनिया के अधिकतर देशों ने अपनाया, यानी कि लोकतंत्र का जो एक मॉडल है यह सबसे ज़्यादा प्रचलित एक शासन प्रणाली है जो अधिकतर देशों में लागू है। और सभी लोगों का, सभी देश ने जिस लोकतंत्र को अपनाया उसका विशेषता भी होगा, उसका महत्व भी होगा। इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे निर्भर करता है कि वहाँ लोकतंत्र जो है अपने मुख्य उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करता है। यही कहने की कोशिश यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए कुछ कहाँ पहुँचे, क्या समझें, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर ये समझ में आने लगेगा तो समझिए कि आप लोकतंत्र को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। कहता है कि रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। यानी कि जैसे मानते हैं कि लोकतंत्र के बारे में बहुत ऐसा, जैसे मानते हैं कुछ ऐसा कंट्री होता है या कुछ ऐसा पर्सनालिटी होता है जिसके बारे में आपको जानने का मौका मिलता है कि लोकतंत्र का परिभाषा किन लोगों ने किस आधार पर दिया। तो लोकतंत्र की परिभाषा आपको अन्य लोगों के द्वारा जो कलेक्ट किया गया था उसी के बारे में कहा गया कि जब स्कूल से हो गई तो लोकतंत्र के जो अन्य प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनके बारे में उन्होंने क्या किया, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी है। अब देखिए, कहता है कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। देखिए क्या कहता है, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुख से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। नेक्स्ट कहता है कि व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। कुछ चीज़ें आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे कहा जाता है कि भारत में बहुत ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि भारत में कहीं ज़्यादा ही लोकतंत्र है। कभी कभी कहा जाता है कि भारत में कहीं ज़्यादा ही लोकतंत्र है। इतनी सारी पार्टियां बन गई, इतने सारे लोगों को अधिकार दे दिया गया कि लोकतंत्र ज़्यादा ही है यहाँ पे। पूरी दुनिया से कहीं ज़्यादा लोकतंत्र आपको भारत में ही दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब एक धारा है या एक ऐसे समूह भी लोग हैं यहाँ पे जो ये कहते हैं कि भारत में जिस तरीके से लोकतंत्र को यानी कि संविधान निर्माताओं ने लिखा था उस लोकतंत्र को उस रूप में कहीं भी मतलब समझिए कि भारत में लागू होते हुए नहीं देखा जाता है। क्योंकि लोकतंत्र को कभी कभी खतरे के रूप में भी दिखाया जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। वर्तमान सरकार में देखेंगे तो आवाज़ बहुत सारा बुलंद होता है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये बात कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का जो हित है, लोकतंत्र में लोगों की जो आवाज़ है, लोकतंत्र में जो लोगों का अधिकार है वो शासन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां आपको ये कहते मिल जाएगी कि जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। इस सरकार में जनता नहीं बोल सकती, अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकती। जब जनता अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, जब मांग नहीं कर सकती, अपने अधिकारों को नहीं रख सकती, तो वैसा लोकतंत्र तो हमारे भारत में लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। और यही वजह होता है कि एक धारा, एक गुट ये कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है और दूसरा कहता है कि लोकतंत्र कहीं ज़्यादा ही भारत में प्राप्त है। ठीक है, और यही चीज़ें है। और ये भी कहा जाता है, और ये भी देखिए
ये सब क्यों होता है? जैसे ये भी कहा गया है कि जो जैसा होता है वैसा ही सरकार चुनता है। अगर आप लोकतंत्र के बारे में अगर गलत कहते हैं, या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई, या लोकतंत्र जो उद्देश्य चाहती थी, जो उसका लक्ष्य था कि समाज के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिया जाए, समाज के सभी हितों में, यानी कि समाज के सबसे वंचित समाज हो, या सबसे शोषित समाज हो, या सबसे पीड़ित समाज हो, या हाशिए पे खड़े हो समाज हो, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी शासन में हो, अगर ऐसा उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? क्योंकि यहाँ भी कहा जाता है कि सरकार आप जैसे होते हैं सरकार वैसे ही चुनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अभी का सरकार अगर गलत है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे कहने का मतलब है, लोकतंत्र इसीलिए खतरे में हो जाता है, या लोकतंत्र कहीं ज़्यादा इसलिए होता है, या जनता को ये कहा जाता है कि जनता अभी इस लोकतंत्र को समझ नहीं रही है। क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा को जनता नहीं समझ पाती, इसलिए क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जनता शिक्षित नहीं है, जनता को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, जनता संविधान के बारे में नहीं पढ़ती, जनता राजनीति के बारे में नहीं पढ़ती, जनता को सरकार के हर काम के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो जाती है। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं न, जैसे लोकतंत्र में कहा जाता है कि हर चीज़ पारदर्शी होता है। सरकार डायरेक्ट आपसे बात करती है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए एक मीडिया होता है, जिस मीडिया लोकतंत्र में ये मीडिया जो होते हैं, जो स्तंभ के तौर पे देखा जाता है, इसे बहुत ही मजबूत बनाने का काम करता है। लेकिन यही मीडिया जब लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच में जब गलत तरीके से या कोई चीज़ें छुपाने लगती है, जिसके वजह से सरकार पे दोष लगता है और जनता पे दोष लगता है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने लगती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आप देखिए एक कार्टून देखेंगे आप लोग। ये कार्टून देखिएगा, हर कार्टून का कोई ना कोई मायने होता है। एक चित्र बनाने से देश भी समझिए कि दो भागों में समझिए कि लड़ाई और युद्धों में भिड़ जाती है। एक कार्टून से क्या कहना चाहता है, इसका आशय क्या होता है, इसका मतलब भी समझना ज़रूरी होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, समझे? यहाँ पे लिखा हुआ डेमोक्रेसी, देखिएगा चित्र को देखिए। स्टेफन पेरे, थाईलैंड, केगल कार्टून्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कहता है इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में चुनाव के समय यह कार्टून बना था, ठीक है। और यह कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, ठीक है, सोचिए। और इसी से बहुत ही ज़्यादा विवाद हो गया, क्योंकि डेमोक्रेसी आप बात किसकी कर रहे हैं? इराक की कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी को इस तरह से लिखा हुआ दिखाया जा रहा है जैसे आप कार्टून में यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हथियार बंद है यहाँ पे, किस तरह के लोग यहाँ पे दिखाई देंगे आप। टोटल यही वजह है कि एनसीईआरटी आपको विश्लेषण करना सिखाता है। एनसीईआरटी को अच्छे से समझ के ही पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी हर शब्दों में समझिए कि कहानी जुड़ जाता है, हर शब्दों का कहीं ना कहीं अपना एक इतिहास होता है। हर शब्द कुछ न कुछ कहना चाहती है आपसे, हर शब्द का कोई ना कोई एक आशय होता है, कहीं ना कहीं इसका एक दृष्टिकोण होता है। इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है हम लोगों को। और यही वजह है कि यूपीएससी में या बीपीएससी में हम लोग बात करेंगे तो कहा जाता है कि कम से कम एक बार क्या करिए, एनसीईआरटी का अध्ययन ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी के अध्ययन करने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 6 महीने का टाइम दीजिए एनसीईआरटी में, तब आपका प्रारंभ होता है रियल यूपीएससी का तैयारी और रियल बीपीएससी का तैयारी।
उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 बार में फाइट कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको यही समझ विकसित नहीं हो पाता है, आपकी बौद्धिकता कहीं ना कहीं यहाँ पे विकसित नहीं हो पाती है, तो फिर बहुत समय लग जाता है। आपका ज़िंदगी भी समझिए कि कम पड़ जाएगा चीज़ों को समझने के लिए। तो आइए हम लोग लोकतंत्र की विशेषताएं हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लोकतंत्र की जो विशेषता है, लोकतंत्र की, क्योंकि लोकतंत्र में आप देखेंगे बहुत सारा चीज़ें आपको मिलेगा। अभी बहुत लंबा ये टॉपिक है, बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी है आपको, क्योंकि हम लोकतंत्र जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में अच्छा आने लगेगा। बाकी जैसे ही आप यूपीएससी और बीपीएससी का जब तैयारी प्रारंभ करेंगे, उस समय आपको यह इतना आसान बना देगा कि आपको लगेगा कि 1 से 2 साल काफ़ी है। तो हम आपको छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और हम लोग शुरुआत करेंगे, लोकतंत्र की विशेषता शुरुआत करेंगे।